अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, आजकल इंतखाबी जलसों में हर पार्टी दूसरी पार्टी पर हावी होने की कोशिश में है। लीडर एक दूसरे पर तनकीद करते नजर आते हैं। कोई किसी को फेंटी लगाने की बात करता है तो कोई किसी को बदअखलाक कहता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बातें करके क्या अपना वोट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने भी इसका नोटिस लिया है और कल मियां नवाज शरीफ ने भी अपने कारकुनों को सदर जरदारी के खिलाफ नारेबाजी से मना किया। यकीनन ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मंजूर वट्टू कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की तो वो उनके साथ हुकूमत भी बना सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और इमरान खान हुकूमत बनाने से इनकारी है। ये अंदर सारी कहानी है क्या, आज इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने से मुतालिक समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन अभी तक ठोस इकदाम नहीं कर सका और यही मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि वक्त की कमी और ताहाल कानून साजी न होने की वजह से यह काबिल अमल नहीं है। इस पर बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे शहनशाह ज़राफ़त का एजाज़ हासिल करने वाले मुनव्वर ज़रीफ की, जिनकी आज 37वीं बरसी। आज प्रोग्राम में मुनव्वर ज़रीफ के फ़न की कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे, इन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले खबरें लेते हैं समी साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब, आपके पास आज की क्या खबर है? शाजी, अभी जो आपने ये CAA की खबर की बात की जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, घोस्ट मनी, इसकी कुछ और बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जिस पे हम बात करेंगे और फिर ये भी हम इसमें बात करेंगे ये रकम कहाँ खर्च हुई, इसके क्या नताइज निकले और उसमें बड़ी दिलचस्प तफसील है। मगर साथ साथ बात ये भी करेंगे ये रकम आई कहाँ से। ये उन अमरीकी मेहनत कशों की रकम थी जो उनकी सरकार ने इस्तेमाल की, जो $100 कमाने पे $20 टैक्स देते हैं। तो ये क्या खेल था, इस पे बात करेंगे। और फिर हम बहुत इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए और पुरअमन होने चाहिए, जो भी जीते आ जाए। मगर इलेक्शन के बाद भी एक मामला होगा। तो आज मैं ख़ास तौर पे बिजली के सेक्टर पे जो दरकार होगी रकम, जुज़वी तौर पर, फौरी तौर पर इस बुरान से निकलने के लिए और कुल्ली तौर पर हल करने के लिए, तो शायद इसका कैंपेन करने वालों को या वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में बड़े बेताब लोगों को एहसास है कि आगे क्या होगा। इस पर बात करेंगे। जी समी साहब। शाजिया, मैं बात करूंगा आज बेनज़ीर मर्डर केस की। उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब से जो तहकीकात की गई हैं, उसके बाद अब ये बात सामने आई है कि आज साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और वो FIA जो 4-5 साल तक उनके अंडर रही, आज उनके अफसरान उनसे तहकीकात करेंगे। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह बताया कि 27 दिसंबर का जो जलसा था उसकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे वो रहमान मलिक साहब के ज़िम्मे थे। तो मुझसे तो आप सवाल कर रहे हैं, तो ज़रा उन पार्टियों से भी पूछें कि आप क्या कर रही थी। तो ये आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। दूसरा शाजिया, एक कराची में फिर एक वाक़या हुआ है। जिस तरह एक पहले वाक़या हुआ था और एक बच्चा कत्ल हुआ था एक पुलिस ऑफिसर का, तो एक नौजवान 17 साला हमज़ा, वो भी एक लड़ाई में कल जाँ बहक हुआ है और एक अमीर आदमी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोली मारी है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब उसके मुलज़मान को पकड़ने के लिए भी चीफ जस्टिस साहब कोई सुओ मोटो नोटिस लेंगे या अब तो निगरान हुकूमत है वो क्या करती है, और ये क्या कल्चर है कि सरमायादारों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं जो उनके बच्चों के साथ जाते हैं और जाके गोलियों की बारिश कर देते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और फिर शाजिया, सोशल मीडिया, क्योंकि इलेक्शन का भी बुखार है, तो सोशल मीडिया पे जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब पर अगरचे ऑफिशियली तो पाबंदी है लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनकी वजह से लोगों को एक्सेस है यूट्यूब की। हमने कुछ निकाली हैं तस्वीरें बताने के लिए कि ये जो सियासतदानों की सारी कारस्तानियाँ, मैं इन्हें कहूँगा, ये जो सारी हो रही हैं, इनको किस नज़र से वो देखते हैं और किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सही, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक जानिब सियासतदान एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब मंजूर वट्टू कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से साफ इनकार किया जा चुका है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ है। लियाकत, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़। लियाकत, ये सारा क्या मामला है? पीपल्स पार्टी पर इतनी तनकीद की जा रही है लेकिन मंजूर वट्टू कहते हैं कि वो इन दोनों पार्टियों के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियां आमादा ही नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए। शाजिया, सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अनोखी या नई बात तो की नहीं है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौकफ है कि अगली हुकूमत भी जो बनेगी वो मखलूत हुकूमत होगी और पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। माजी में भी उसके साथ हुकूमत बना चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के साथ भी पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है
जिसके साथ वो हुकूमत बनाने का तजुर्बा नहीं कर चुके। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश तो है कि उनकी पोजीशन जो अगर उसे कमजोर महसूस हो रही है तो यकीनन उसके पास यही ऑप्शन होगा कि वो मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों के साथ मिलकर दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करे। एक तो मुस्लिम लीग नून का ऑप्शन है। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मुल्क में 31 बासर जो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उन पे भी नजर रखे हुए है कि उनको भी इलेक्शन के बाद उनके क्या नतीजे आते हैं तो उनके साथ भी कैसे मुरासिम रखने हैं और उनको कैसे अपना इक़्तिदार बनाने के लिए उनको कैसे कार लाना है। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी मामला फहमी जो है वो बाद अज इलेक्शन हो जाए ताकि जो उसकी पोजीशन कमजोर होने का जो इस वक्त तासुर आ रहा है उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आए उसके बाद मुस्लिम लीग नून ही से मिलकर एक अच्छी और जो है मखलूत हुकूमत बना सके। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। इसका मतलब ये होगा कि पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है कि उसकी पोजीशन जो काफी कमजोर हो चुकी है। ये जो मखलूत हुकूमतें होती है ना, जब समाज में पोलराइजेशन बढ़ जाती है, जब समाज मखलूत नहीं रहता, जब समाज में इतनी शार्प कंट्राडिक्शंस हों कि एक तरफ आप एक आबादी का 90% हिस्सा जो है वो बर्बादी की तरफ हो और एक दुनिया, तो फिर ऊपर मखलूत हुकूमतें होती हैं, ऊपर ये जुड़ जाते हैं आपस में और जुड़ के, क्योंकि अंदर नीचे की कंट्राडिक्शन जो है वो किसी वक्त फट सकती हैं। तो ये एक तरीका होता है। अब मुझे ये बताएं, ये मखलूत हुकूमत बनाते हैं। एक लड़ाई थी, एक जंग थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यहाँ पे जब हुकूमत बना रहे थे तो वो मखलूत हुकूमतें बना रहे थे, या ह्यूगो चैवेज़ ने वहाँ जब नज़रियात की बुनियाद पर सियासत हुई और इलेक्शन हुए, तो जब नज़रियात की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होती और सियासत नहीं होती तो फिर जोड़ तोड़ की, फिर कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वजीर आजम, और नीचे जो समाज की हालत होती है वो हमने पिछले 5 सालों में भी देखी, आइंदा भी। और दूसरी बात यह कि वी आर लिटिल अर्ली, वी विल सी वेरी स्ट्रेंज बेड फेलोज, जिसके जब ये अगर इसी तरह की सूरत हाल उसमें कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं आती और कोई पीटीआई आसमान की तरफ नहीं चली जाती, जैसे बाद उसके साथियों को रात भी मैं गुफ्तगू कर रहा था किसी से, वो जी अपने तय समझते हैं, तो अजीब व गरीब किस्म के अलायंसेस बनेंगे। MQM और PPP के अलायंस की तरह एक हफ्ते में 3-3 बार टूटेंगे, 3-3 बार जुड़ेंगे और ये बेईमानी कैफियत और ये बेईमानी काफिला चलता रहेगा। अगली हुकूमत भी मखलूत ही नजर आ रही है। देखिए, जो मैं आपकी जब आपने इब्तदाइया पढ़ा प्रोग्राम का, जो मैं समझ सका, आप ये कहना चाह रही थी कि वोट लेने के लिए लोगों के सामने एक दूसरे को, अगरचे ये सियासतदान बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे सिग्नल भी एक दूसरे को भेज रहे हैं कि जनाब हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे और मिलकर बात करेंगे। तो कल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जब हवेलियां में सदर जरदारी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी तो उन्हें रोका, एन उसी वक्त मंजूर भट्टू साहब ये कह रहे थे कि जनाब हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बना सकते हैं, हम मुस्लिम लीग नून के साथ एक कोलिशन में जा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इन सियासतदानों को पता है कि किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं आएगी, कोलिशन बनेगी। अब इसमें जो फंसेंगे वो कायदीन फंसेंगे जो इस वक्त बड़े जोर शोर से कह रहे हैं ओए मैं उहदे नाल नहीं मिलना, मैं उसके साथ नहीं मिलूंगा। इमरान खान की अच्छा, वो अब जब बाद साहब कह चुके हैं कि सदर जरदारी साहब के तले अगर उन्हें वजारत उज़्मा का हल्फ उठाना पड़ा, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। वो तो उन्होंने नहीं, वो जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब, नहीं, वो मियां नवाज शरीफ की जो बात है ना, वो बात हट के है। हलफ उठाने वाली बात वो तो सदर ने हलफ उठाना है और इस वक्त इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं वो आसिफ अली जरदारी। लेकिन इमरान खान कह चुके हैं कि मैं हलफ नहीं लूंगा। वो तो मुझे लगता है इसलिए कह चुके हैं, उन्हें पता है कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं आएगी, मेरे पास सीटें कम ही होंगी, तो वो ना वज़ीर आज़म, जब तक पीपल्स पार्टी या नून लीग उनके साथ नहीं मिलती तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का जो ख्वाब है वज़ीर आज़म बनने का वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। तो वो उन्होंने तो जो अपनी पोजीशन ली है ना वो ठीक ली, लेकिन उनके साथ वो जो पोजीशन ले रहे हैं कल उनके लिए वो भी एम्बेरसमेंट का बायस बन सकती है, क्योंकि अब कैमरे लगे हुए हैं, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और उसके बाद जब इवेंट आएगा तो वो फिर बंदा कहेगा याद है माजी अजाब है यार, अब मुझसे छीन ले। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करेंगे, बज़ाहिर तो सियासतदान एक दूसरे पर तनकीद करते नजर आते हैं, लेकिन इशारे एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बनाने के भी दिए जा रहे हैं। कैसा? देखिए शाजिया, हाथ तो मिले हुए हैं, सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे, इनका एक नारा है। दूसरी बात यह है कि अगर इनके आप इनके बड़े मखलूत मंशूर है, मुखन्नस किस्म के मखलूत, जब उन मंशूरों में कोई रेडिकल डिफरेंस नहीं है, रेटरिक हम सुन लेंगे, तकरीर आप भी कर लें वो भी कर लें,
जो जो एक खताबत है उसके जौहर हम देख लेंगे। और फिर जो साथ नवाज शरीफ साहब ने ठीक फरमाया कि भाई एक दूसरे को गालियां ना दो, जब मीनिंगफुल बात करने को कुछ रह नहीं की तो गालियों के अलावा आप करेंगे क्या? क्या करेंगे जी आप? इस वक्त काले धन की मैशत है 150 बिलियन डॉलर की। किसी ने कहा कि हम इसे आके पकड़ेंगे, किसी ने कहा कि भाई हम जब्त कर लेंगे उस तमाम 2 नंबर पैसे को जो 2 नंबर तरीके से कमाया गया और रियासत बैठ रही है। नहीं नहीं, हम वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की बातें हो रही हैं। तो जब नीचे अमली सतह पे कुछ नहीं, और फिर ये मखलूत हुकूमतें बननी हैं, चली हैं, आइंदा भी बनेगी, लड़ाइयाँ खत्म होंगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं। बहरहाल ये सियासतदानों पर इस वक्त मुश्किल वक्त है। आप देख रहे हैं कैंपेन में कल भी सारे दिन धमाके होते रहे, कितने लोग अपनी जानों से गए। और अब वो जो पार्टीज़ हैं ANP, PPP और MQM, उनको वो कैंपेन ही नहीं कर पा रही। अब कल मुल्तान प्रेस क्लब में भी तालिबान के वो नुमाइंदे वो पोस्टर लगाते हुए पकड़े गए कि जी यहाँ पर भी आप ना करें। और रात अल्लामा ताहिरुल कादिर साहब ने एक नया फतवा जारी कर दिया। वो कहने लगे कि जनाब ये तो ये इलेक्शन में वोट डालना जो है वो गुनाह कबीरा है। यानी वो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, वोटों से, वो टैक्स पेयर्स मनी से सारी फंडिंग लेते हैं और खुद 2002 में इलेक्शन में गए थे, MN इलेक्ट हुए थे। अब ये फतवा दे रहे हैं कि ये गुनाह कबीरा है। फिर अजीब इस वक्त एक खिचड़ी पकी हुई है। अब वो इन्होंने बात की, हम जैसे गालियों की बात कर रहे हैं, ज़ाब्ता अखलाक पर वैसे तो हर सियासतदान एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए। तो वो चीजें अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको भी कोई वो लेवल फील्ड नहीं मिल रहा। सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक अजीब सी कहानी। और फिर उसमें ये मिक्स्ड सिग्नल्स, और फिर माशाल्लाह काजी साहब की जो एक पुरजोर तकरीर है अबाउट पॉलिटिशियंस, एक अजीब ही कंफ्यूजन नजर आता है। हम तो जगा रहे हैं समी इब्राहिम साहब, हमारी उम्मीद यही पॉलिटिशियंस हैं, यही हमारी उम्मीद है। और हम इन्हीं से लड़ सकते हैं, ना हम वर्दी वाले से लड़ सकते हैं, ना हम किसी ब्यूरोक्रेट से लड़ सकते हैं, ना हम जुडिशरी से लड़ सकते हैं। ये इन लोगों ने करना है। अगर हम इनको भी नहीं को तो फिर घर बैठ जाते हैं। सही। एक कॉलर है चूनिया से, नूर हसन। हेलो, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में खुदकश हमले हो रहे हैं, उनकी वजह क्या है, क्यों होती है, वो क्या चाहते हैं वो? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वही कुव्वतें जो नहीं चाहती पाकिस्तान में जमहूरी अमल परवान चढ़े। नहीं, वो कह रहे हैं कि खुदकश हमले। अच्छा, वजह क्या है उनकी वजह? देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, जिनमें हमारे दोस्त काजी साहब भी शामिल हैं, कि जनाब ये रिएक्शन है और ये जो अमेरिका आया यहाँ पर उसने जंग की, अगर वो जंग नहीं करता तो ये मैंने नहीं कहा, आप मेरे मुंह में लफ्ज ठोंस रहे हैं। चले किसी और ने अभी के जो उनका सवाल जो था, जनाब ये एक बिसात बिछाई गई है। समी साहब, ये उनका सवाल था जो अभी खुदकुश हमले हो रहे हैं। वार ऑन टेरर से, अभी मैं आप स्टोरी करूंगा कि वार ऑन टेरर से लड़ने के लिए फंडिंग जहां से आ रही है, वहां वार ऑन टेरर को हवा देने की फंडिंग भी आ रही, तो ये ड्रामा हो रहा है हमारे। अच्छा, बेसिकली ये जो खुदकुश हमले हैं ना, ये तो मेरे नजदीक तो ये एक बीमार सोच और बीमार जहनियत की अलामत है। ये किसी को मारना, कोई भी मारे, चाहे अमेरिका मारे चाहे हम मारे, ये मसले का हल नहीं है। कोई भी इशू है आप उससे गुफ्तगू करके उसको हल कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये क्यों किए जा रहे हैं, तो ये किए इसलिए जा रहे हैं कि कौम खौफ व हरास में आ जाए और इस मुल्क में जो इंतखाबात का ये जो सिलसिला है वो बड़ा सिलेक्टिव हो। नहीं, वो हो लेकिन सिलेक्टिव हो। अच्छा। और जिन ताकतों को वो लाना चाहते हैं, जो रोजाना आपने देखा वो स्कूलों को भी बम्बों से उड़ा रहे हैं, एक सोसाइटी को पता नहीं पीछे कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो निज़ाम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसकी ये सारे धमाके हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का जो हक है इस केस की समाअत करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक यही मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि वक्त की कमी और कसब कानून साजी ना होने की वजह से ये काबिल अमल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 साल और वेट करें, 5 साल के बाद फिर इंतजार किया जाए कि समंदर पार पाकिस्तानी दोबारा जब इलेक्शन हो तब वोट दें। देखिए ये तो एक रूटीन हमारे यहाँ रही है कि कोई काम हम वक्त पे करते ही नहीं है। जब सर पे आन पड़ती है तो पता चलता है जी पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, बच्चे खतरे से मर रहे हैं। नहीं, कोई एक इशू आप उठा लें तो कोई काम अपनी जगह दुरुस्त नहीं होता। मगर ये है कि अब सुप्रीम ये इसका हल क्या होगा ये अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो ECP है उसके लेवल पे तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं रहा। अब हम क्या करें, इतने दिनों में तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं रहा। तो अब कौन रास्ता देगा तो एक दूसरे को। अच्छा, इसमें क्योंकि आज हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, 2 मई को गालबन जो नादरा के हुकाम हैं वो एक प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की है कि जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया उसमें हैकिंग की गुंजाइश नहीं है और वो ये समझते हैं कि वो एक बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है जिसमें लोग वोट दे सकेंगे। अच्छा, फिर कुछ ममालिक ने इजाज़त भी दे दी है जिनमें अमेरिका शामिल है, कुछ और लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर आपने किसी मुल्क में वोटिंग करवानी है तो वहाँ की हुकूमत से इजाज़त लेने का भी एक मरहला है, तो इन्होंने इजाज़त भी ले ली है। अब देखना यह है कि क्या ये फैसला आज इलेक्शन कमीशन क्या कहता है जाके। अभी तक तो ये इतला थी कि वो डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन ये लग ये रहा है कि शायद
कुछ जो लोग हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कुछ इलाकों में उनको वोट डालने की सहूलत मिल जाएगी और सारे जो पाकिस्तानी हैं समंदर पार गालबन अगले इंतखाबात तक। इसका मतलब नादरा के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सपोर्ट करता है, डायनामिक है वो तो जो नादरा के चेयरमैन है, हैं उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो वो जो सॉफ्टवेयर वो बनाते, देखें दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, 100% कोई भी सवाए खुदा की जात के और कुछ नहीं है। तो हैकर्स वो एक सिस्टम बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वो हो सकता है निकाल भी लें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो बंदोबस्त उन्होंने किया है उसमें इस बात का कम इम्कान है कोई बेईमानी की जाए। सही। काजी साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शायद ये स्टोरी जो अभी आपने की मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ी और ये आई न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब तो हमें इसका एहतराम भी करना पड़ेगा क्योंकि तो अमेरिका बहादुर से आ रही है स्टोरी। तो इसमें घोस्ट मनी की बात हुई। घोस्ट मनी क्या थी कि डायरेक्ट कैश जो है ये कर्जे को दी जाती थी। फिर मैं ये अभी आपने स्टोरी की, अभी हम आप खबरों में भी हम देख रहे थे, मगर इसकी बड़ी कुछ दिलचस्प तफासील है। इसमें एक अहम दिलचस्प तफसील ये कि ये सिर्फ अमेरिका से नहीं आती रही, ये ईरान की तरफ से भी आती रही है और डायरेक्ट कैश आती रही है। लेकिन इस कैश के बारे में जो इसके जो असरात मुरतब हुए वो क्या थे, जो अमेरिकन ऑफिशियल्स खुद कहते हैं, जो स्टोरी में छपा है कि ये कैश बजाय इसके कि काउंटर टेररिज्म जिसे कहा जा रहा था कि जिसके लिए दी जा रही है, ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन बन गई अफगानिस्तान में। और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि ये रकम जो है वो तालिबान तक पहुंची और ड्रग माफिया तक पहुंची, ये उनके अपने सोर्सेज कह रहे हैं। और बिगेस्ट सोर्स ऑफ अच्छा, उसके अलावा ये वार लॉर्ड्स को दी गई, तालिबान को दी गई, तालिबान तक पहुंच गई। मगर दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों को $1 लाख जो महीने का दिया जाता था, उसका 2009 का बयान कोट किया स्टोरी ने। कुछ लोग कहते हैं $80,000 महीने का वो लेता था, कुछ लोग कहते हैं। तो उसने अप फ्रंट 1 साल की रकम मांगी और उसे दी गई और उसका कहना यह था कि ये रकम मैंने अपना ड्रीम होम, अपना एक ख्वाबों का घर बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल की। और एक और ऑफिशियल ने यह कहा कि हमें अपने मकासद के लिए अगर क्रिमिनल को भी पैसा देना पड़ता है, ये स्टोरी एडमिट करती है, अच्छा। तो हम उनको भी दे देते हैं। तो मैं सिर्फ बिहाइंड साइड में ये बात करना चाहता हूं कि यही काम हुआ था कोल्ड वार में। यहां जो बहुत सारी बिजनेस एम्पायर बनी है, इसी तरह नोटों के और डॉलरों के बक्से आया करते थे और जिसे फिर हम कुफर के फतवे लगा देते हैं। जिस इनकलाब को बर्बाद करने के लिए, वो इनकलाब क्या था कि गरीब आदमी को रोटी देना रियासत का फर्ज है, बच्चे को तालीम देना रियासत का फर्ज है, जमीन उसकी होगी जो काश्त करेगा, ये था वो कुफ्र। और ये अपने तय ये डॉलर जहाज लेके जो आए थे, आज खुद वो एडमिट कर रहे हैं। तो ये दुनिया जो अब पैदा हुई है, यहाँ पे ये धमाके जो उग रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियां बन गई, कुछ फैमिलियों की बिजनेस एम्पायर्स बन गई और उसकी कीमत हम दे रहे हैं। और आज खुद अमेरिका का मीडिया मान रहा है कि इस दौलत और पैसे के जरिए यहां से नीचे से उगने वाले इनकलाबों को जो बर्बाद किया गया था, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और ये अभी आपको सवाल पूछ रहा था एक शख्स यहां से कि खुदकुश धमाके क्यों होते हैं, तो मेरे दोस्त खुदकुश धमाके इस वजह से होते हैं, ये जो पिछले 20-30 साल से हमने ये बाजार गर्म कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, आप एग्री करते हैं इस बात? मैं बिल्कुल इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार चल रही है। पहले जब कोल्ड वार था तो उसमें 2 ताकतें थीं और वो दोनों ताकतें अपने अपने साथियों को सपोर्ट कर रही थी और हर धड़ा अपने साथी को फरिश्ता और हक सच का बयान कर रहा था और दूसरे धड़े को वो कह रहा था कि जनाब ये तो है। अब ये जो सारा सिलसिला जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है ना, होता ये है हिस्ट्री में कि अगर आप रात के वक्त चंद हमलावर आएँ और वो बादशाह को कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लें तो वो गाजी बन जाते थे। वो वक्त तारीख उनको बड़े बहादुर लोगों के हिसाब से याद करती थी और अगर वो मारे जाते थे तो वो बागी करार दे दिए जाते थे और फिर तारीख में के गुमनाम में वो उसके गढ़ों में वो गिर जाते थे। अब हुआ ये है कि जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करती रही CIA, वो क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं आया तो अब अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वहाँ पर भी शुरू हो गया। अब ये जो स्टोरीज आना शुरू हुई हैं, ये इसलिए आना शुरू हुई है कि वहाँ पर कुछ लोगों को इस बात का जवाब देना है कि ये जो पैसे आपने इतने खर्च किए, इसका भाई आप इसका जवाब तो आया नहीं। और वहाँ पर भी ये हुआ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब कि जब पैसा आता है तो फिर उसकी रसीदें थोड़ी रखी जाती हैं, कुछ उधर चला गया, कुछ इस्तेमाल हो गया। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हम जिसका शिकार हुए हैं ना, अभी भी जो फिरका वारियत की भी जो जंग है, वो भी प्रॉक्सी वार है कुछ ममालिक की। और ये जो KPK में, फाटा में और ये जो सारी जंग है, ये प्रॉक्सी वार्स है। कोल्ड वार से पहले ये 2 धड़ों के दरमियान थी, एक को रूस कहते थे, एक को अमेरिका। अब उसके बाद एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ वो ताकतें जो छोटी छोटी हैं लेकिन वो चाहती हैं कि अमेरिका इस जंग में सकिन रहे और अपना नुकसान करता रहे, वो उसमें शामिल हो गए। हमारी मैं इससे यार थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। बात यह है कि किसी सही पॉलिटिकल एक्सप्रेशन अगर मैच्योर होता है, मिसाल के तौर पे लैटिन अमेरिका में अगर पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है लोगों का, उसको काटने के लिए आप जंग शुरू कर देते हैं, आप वहां पे दहशतगर्दी पैदा कर देते हैं। अभी आप धमाके करा रहे हैं जी, लोग कोई वोट देने ना जाएं,
ठीक है, तो ये स्टेटस को कायम रखने के लिए, एक ऐसे निजाम को जो इंसान को निचोड़ रहा है और उसको बर्बाद कर रहा है, उसको कायम रखने के लिए भी अब दहशतगर्दी की जरूरत है। तो दहशतगर्दी अब एक अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बन गई है इनकी टू रूल। ईरानी सदर का जो बयान आया कि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से हो रही है, तो इस बयान को भी इसी तनाजुर में देखा जाए। देखिए वो एक जंग जारी है। आप बिल्कुल ये इसमें ईरान के अमेरिका को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये पाकिस्तान के साथ जो हमने ईरान गैस पाइपलाइन का जो एग्रीमेंट किया है उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर देख रहा था, एक पिक्चर देख रहा था 5-6 दिन पहले, वो सदर ज़रदारी की एक तस्वीर थी जो मैं किसी पाकिस्तानी मीडिया ने भी नहीं छापी, बनाई गई थी, उनकी नहीं थी, उनका फेस किसी जगह पर लगा के, तो वो एक तस्वीर, एक उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये जो ईरान क्योंकि अमेरिका का दुश्मन है और उसको रीजन में यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, तो वो ये कहता है बिल्कुल कि पाकिस्तान को जो है अमेरिका तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, पाकिस्तान के अंदर जो एंटी अमेरिकन फीलिंग्स हैं वो 80% हैं। तो ये बात बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपील भी करती है, और बहुत सारे वो लोग जो अपने गंद को अमेरिका का नाम दे के छुपाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी हमवार हो जाती है। सवाल है समीर साहब से, कौन सा नजरिया, कौन से इखलाक आपको अलाउ करता है कि आप क्रिमिनल्स को पैसे दें? वो कहता है, अमेरिकन ऑफिशियल कह रहा है कि अगर हमें जराइम पेशा लोगों को भी पैसे देने पड़ते थे, तो भाई ये आप जराइम पेशा लोगों को पैसे देंगे तो हमारे घर में धमाके होंगे ना। कौन सी इखलाकियात आपको? मैं सिंपल यही अर्ज करूंगा कि हर चीज जो है ना एक टाइम पर आती है। यही जो अमेरिकन ऑफिशियल अब न्यूयॉर्क टाइम्स को बता रहा है पैसे देने में शरीक रहा होगा। अब जरूरत इस बात की है कि ये बाहर निकले, मतलब देने वाले भी जराइम पेशा थे, लेने वाले भी जराइम पेशा थे। नतीजा हमें यही बता रहा है कि ये जुर्म किया है इन्होंने मिलकर हमारे खिलाफ। सही। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। समीर साहब, आज रहमान मलिक को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा बेनज़ीर कत्ल केस में। शायद ये इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं और वो कहते हैं ना कि वो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और परवेज़ मुशर्रफ साहब बेनज़ीर मर्डर केस में उनकी ज़मानत भी खारिज हो चुकी है, शामिल तफ्तीश हैं। तो जब उनसे पूछा गया, सवाल जवाब हुए, ये जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो जो दिसंबर 27 का जलसा था उसकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी वो की थी रहमान मलिक साहब ने, फाइनल्स की थी, तो आपने क्या उनको एग्जामिन किया? तो जवाब था कि नहीं। तो उन्होंने कहा उनसे पूछें। और साथ जो उनका वकील है उसने ये कहा कि जनाब एक मेजर साहब थे, मेजर इम्तियाज़ SSP जो थे, और वो पीपल्स पार्टी के कहने पर उनको मोहतरमा की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया था। तो ये जो उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, जो उनका काम था कि वो इंश्योर करते कि मोहतरमा उस दिन जो जिस गाड़ी में वो थी उस गाड़ी के वो जो उसका सनरूफ था उससे बाहर ना निकलती। अगर वो बाहर ना निकलती तो ये हादसा जो था, ये सानिया, इसको अवॉइड किया जा सकता था। तो अब खबरें ये हैं कि आज FIA एक बाकायदा इसमें वो नोटिस करेगी और उसके बाद रहमान मलिक साहब को वही लोग जिन पे वो 5 साल हुक्म चलाते रहे हैं आज उनसे पूछेंगे। अब ये नहीं मुझे पता कि वो तफ्तीश कैसे करेंगे, किसी आम बंदे से जैसे वो अंदर बिठा के कमरे में करते हैं वैसे करेंगे, या सर ये बता दें, सर ये बता दें। सगीर साहब अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। सगीर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी समीर साहब। अच्छा ये बताइए कि ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी? पंजाबी में कहते हैं गुंगलू तो मिट्टी झाड़ना, वैसी होगी या कोई रियल तफ्तीश होगी जिसमें वो पूछते हैं कि चंद कितने गुजारी रात वे? समीर साहब ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तफ्तीश किस तरीके से की जाएगी और तरीकाकार क्या होगा। क्योंकि तफ्तीश में तो हमने ये देखा कि VIPs को तो कहते हैं कि वो अपना एक रिटन बयान लिख के वो जमा करवा दें जो भी वो लिखना चाहते हैं और उसको कंसिडर कर लिया जाएगा और चालान में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर खालिद कुरैशी एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं FIA के, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक तो डेड ऑनेस्ट हैं और दूसरा बहुत सख्त है तफ्तीश के मामले में। परसों जब उन्होंने तफ्तीश की थी मुशर्रफ से, तो ऐसे कई सवालात पर मुशर्रफ जो है, परवेज मुशर्रफ जो खुद को एक SSG के कमांडो भी कहते हैं, वो घबराहट का शिकार हो गए थे क्योंकि उनको प्रूफों के साथ और सबूतों के साथ कुछ सवालात किए गए थे। तो बुनियादी तौर पर जो एडिशनल डायरेक्टर हैं खालिद कुरैशी, वो तो उनसे तफ्तीश उसी तरह करेंगे जिस तरह तफ्तीश एक मुलज़म से की जानी जरूरी होती है या पूछगिछ की जाती है। तो अब चूंकि ये हमने परसों भी स्टोरी ब्रेक की थी कि जो रहमान मलिक हैं, ये जो UAE में मुआहदा हुआ था बेनज़ीर का
मुशर्रफ के साथ, और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स के हवाले से इन्होंने गारंटी दी थी। तो उस हवाले से एफआई ने ये कहा था कि जो गारंटेड है उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। अब ये खबर मंजर पर आई है कि चूंकि परवेज ये जो रहमान मलिक हैं ये उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, क्योंकि जब वो गाड़ी से बाहर निकली, जब जलसा हुआ तो वो सिक्योरिटी ब्रीच था, उसको गाड़ी से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, और वो जो है वो रहमान मलिक की जिम्मेदारी थी कि उनको समझाते। तो इस हवाले से जो वो समझाते कैसे? अब वो खबरें तो ये आई थी कि वो तो पीछे से कहीं और चले गए थे, वो तो भाग गए थे, खबरें तो ये आ रही थी। अच्छा, मैं सगीर मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में था उन दिनों जब ये यूनाइटेड नेशन की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी, और उसमें बिल्कुल ये वजाहत के साथ लिखा हुआ है कि सदर परवेज मुशर्रफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को जो एडिक्वेट सिक्योरिटी जो चाहिए थी उनको प्रोवाइड करना वो नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि ये बात भी इसके भी रिकॉर्ड पर है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको बड़े खतरात थे, उनको बड़ी धमकियां थी। अच्छा, ये जो अब एफआईए की टीम है, क्या वो जो यूएन की रिपोर्ट है उसके जो फाइंडिंग थी और जो स्कॉटलैंड यार्ड की फाइंडिंग थी उसको भी सामने अपने रख रही है? कोई उन बुनियादों पर भी हो रही है तफ्तीश? बिल्कुल सभी साहब, चूंकि ये जो चालान है ना, चालान में स्कॉटलैंड यार्ड की जो एक रिपोर्ट थी उसको भी चालान में हिस्सा बनाया गया रिकॉर्ड का। इसके अलावा जितनी भी तहकीकाती इदारों की रिपोर्टें हैं वो चालान में मौजूद हैं, और चालान को मद्देनजर रखते हुए उसको सामने रखकर जो है वो इंटेरोगेशन की जा रही है। और बाकायदा तौर पर जो तफ्तीशी टीम है वो पहले एक सवालनामा तैयार करती है। तकरीबन आज भी जो है वो इस हवाले से तफ्तीश होगी परवेज मुशर्रफ से, और 70 से ज्यादा जो सवालात हैं उनका एक सवालनामा तैयार किया गया और उन पहलुओं पर जो है वो इस पे तफ्तीश होगी। तो जहां तक रहमान मलिक की सिक्योरिटी के हवाले से ताल्लुक है, चूंकि वो उस वक्त वकूआ पे वाकई मौजूद नहीं थे, लेकिन चूंकि ये जब आप किसी की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं तो आप उनको पहले से ब्रीफ करते हैं। आप बेशक उस जगह पे मौजूद ना भी हो, लेकिन उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि आपने। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सारी एजेंसियों को घेर घार के बैतुल्लाह महसूद की कब्र तक ले गए थे जब ये वजीर दाखिला थे, उस तफ्तीश का क्या बना? जो तफ्तीश जो है सिंध असेंबली में भी पेश की गई थी वो उसका क्या बना? चूंकि वो तो किस्सा तमाम हो चुका है। वो 5 जो मुल्जमान थे बैतुल्लाह महसूद समेत, वो तो अब मारे जा चुके हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ये जो रहमान मलिक ये कहते रहे कि उनका वकूए के साथ लिंक और उनकी टाइमिंग्स बड़ी मैच कर रही हैं कि उनको किस तरीके से मारा गया, और उनके जो वो मरे हैं वो ड्रोन हमलों में या किसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में, तो उस जो टाइमिंग थी वो बड़ी काउंट की जा रही थी। वो तो अब खत्म हो चुके हैं, उनका तो किस्सा खत्म हो चुका है। चालान की हद तक तो वो मौजूद है, चूंकि अब उनसे ना तो गवाही होगी ना कोई इंटेरोगेशन होगी। अब जो इंटेरोगेशन हो रही है, जो यहाँ पर एविडेंसेस मौजूद हैं और जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनसे इंटेरोगेशन होगी, और ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि रहमान मलिक के हवाले से। अच्छा शहीद, सिर्फ जाने से पहले ये बात बता दें कि क्या रहमान मलिक का नाम ईसीएल लिस्ट पे शामिल है? जी अभी तक तो नहीं, चूंकि अभी रिसेंटली वो 2 रोज पहले ही उम्रे की अदायगी के बाद वापस आए हैं, तो ईसीएल में नाम शामिल होने के हवाले से तो कोई इसकी इतलात नहीं है। अभी जब आज का उनका बयान और उनको शामिल तफ्तीश किए जाने के बाद ये फैसला होगा कि अगर उन पे कोई इस तरह का इल्जाम आयद होता है तो उन पर भी उनका नाम भी ईसीएल में डाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी जी। समी साहब, हम बात कर रहे थे रहमान मलिक की। परवेज मुशर्रफ पर मलबा डालने वाले देखते हैं कि अब खुद शामिल तफ्तीश कैसे होते हैं, खुद क्या जवाब देते हैं। ये है कि अक्सर लोग पकड़े इसलिए जाते हैं किसी जुर्म में, जब एक को पकड़ते हैं ना तो वो फिर दूसरों का नाम भी बताता है, दूसरे को आप पकड़ते हैं तो वो तीसरे का नाम बताता है, तो सारी की सारी जो कहानी है वो अनर्थ हो जाती है। अब मैंने इसीलिए सगीर से पूछा था कि क्या रहमान मलिक का नाम जो है वो ईसीएल लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की गिरफ्त पकड़ने आती है तो फिर ये सारे लोग यहाँ से भागते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रहमान मलिक साहब इसमें को मुलव्वस होंगे, ये तो इन्वेस्टिगेटर्स का काम है कि वो किस फाइंडिंग पे पहुँचते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस सारे सानिया में के जो किरदार हैं उनको अभी वो मुल्क में मौजूद हैं, तो ये कोशिश की जाए कि वो मुल्क के अंदर मौजूद रहें ताकि इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो अपना काम चाहे जॉन एफ कैनेडी से लेके जितनी बड़ी हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुई हैं, आवाम को कुछ बताया नहीं जाता। ऊपर बड़े पावरफुल लोग बैठे होते हैं, कभी अमरीत के नाम पे, कभी जमहूरियत के नाम पे, अंदर के जत्थों में अपनी लड़ाई। तो मेरा नहीं ख्याल इनको भी मेरे ख्याल में गुराफ आप थोड़ा बहुत करेंगे जैसे मुशर्रफ साहब को कर रहे हैं। कहानी असल बाहर ना आना ज्यादा करीने के आस लगता है। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी साहब, शाहजेब की तरह हमजा कत्ल केस, ये क्या ट्रेंड शुरू होता जा रहा है? गार्ड से गोली लेके मार देना और छोटे बच्चों के इस तरह के केसेस। शाजिया, बड़ा अलमनाक वाकया ये है
और ये हुआ कराची में बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा कि शाहरुख जतोई ने अपने गार्ड्स के ज़रिए हमला किया था और शाहजेब को कत्ल किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवेंशन करके उसको पकड़ा था। ये भी एक बड़ा प्यारा बच्चा था 17 साल का। जिस तरह बच्चे लड़ते हैं आपस में, किसी लड़की पे या किसी बात पे कोई झगड़ा हो गया तो उस पर जो मुल्ज़म है शोएब जो आइडेंटिफाई हुआ है, उसके वो गार्ड्स के साथ था, वहाँ पर एक कैफ़े में बात हो रही थी और वहाँ पर उन्होंने गोलियां मार के उस बच्चे को हलाक कर दिया। मैं अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसके वालिद जो हैं हमज़ा के, वो बात कर रहे हैं रिपोर्टर से, अगर वो सुनवा सकें तो। उड़ा देना दूसरे का बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा नहीं था क्या? उनका बच्चा भी तो ऐसा ही था जैसा मेरा बच्चा था। उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि उनका भी एक बेटा, वो भी मेरा बेटा भी किसी का, मेरा भी कोई बाप है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आजकल हर सरमाएदार ने अपने साथ इतनी खुली छुट्टी दे रखी है अपने गार्डों को कि भाई मार दो गोली अगर तुम्हारी औलाद को कोई कुछ करे तो। अब देखें, ये जो बात वो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान में सरमायादारों को खुली छुट्टी है, वो गार्ड्स हैं उनके साथ, वो लेके जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं लोगों के बच्चों को मारते हैं, उसके बाद और फिर बाद में बच भी जाते हैं। बच इसलिए जाते हैं कि उनके पास पैसा है, बिल्कुल, और वो जाकर उनके जो लवाहिकीन हैं उनको पैसा देके, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, धमकियां देकर उनको मजबूर करके उसका सुलह उस पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो पूरी जो इस वक्त दुनिया है वहां पर ये नहीं होता। अगर माफ भी कर दिया जाए, जो जिनका बच्चा मरा वो माफ भी कर दे, तो भी स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करती है। इसलिए प्रोसिक्यूट करती है कि अगर आज आपने खून बहा दे के माफी हासिल कर ली तो आपके पास तो पैसे हैं, कल आप फिर ये जुर्म करेंगे, कल आप फिर पैसे दे के आप बच जाएंगे। और देखें, अभी तक वो गार्ड गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तक वो कंफ्यूजन है कि गोली उस बच्चे ने मारी या गार्ड कोई कंफ्यूजन नहीं है शाजिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात यह है कि वो गार्ड जिसके साथ था, जो उसको साथ लेके गया, वो उसके कत्ल में शरीक है। ये कंफ्यूजन निकाला जाता है लोगों को बचाने के लिए। मेरे अपने बेटे का नाम हमजा है। मैंने ये स्टोरी देखी है, मैं सारी रात सो नहीं सका। ये देखा आपने मासूम बच्चा, उसकी आपने शक्ल देखी, उस माँ का क्या है पाकिस्तान, उसका बाप, उसके बहन भाई, उनके लिए इस मुल्क में क्या है, और जिसमें आप जो उनके कातिल हैं उनको आप सजा नहीं दे सकते इसलिए कि आपने कई कवानीन बना लिए हैं बीच में लाके, आप अमीर आदमियों को छोड़ने के लिए आप खून बहा दे दो, आप ये कर दो। अब आजकल के जमाने में खून बहा नहीं चल सकता, इसको रोकना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। मैं ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इस जुर्म को कैसे रोकेंगे? अगर एक अमीर आदमी है, वो बार बार कत्ल करता है और कत्ल की कीमत अदा करता है, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको इंसेंटिव दे रहे हैं कि तुम मारो। ये जुल्म जो है इसको रोकना पड़ेगा, वगरना ये जो मुल्क है काई साहब ये किस लिए है? देखिए, खून बहा का जहाँ तक मामला है वो तो जो विक्टिम फैमिली है उसने फैसला करना होता है, एक बात। मगर बात यह है कि लेकिन ये सिर्फ सब बड़े लोगों के लिए हुआ ना खून बहा? नहीं, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों की इसके तखस्सुस देखे ना, एक एक्सेप्टेंस है ना। आपने रेमंड डेविस में एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो वो खून बहा हो गया। मैं और बड़ा ही था ना अमेरिका, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, पैसे थे उसके पास करोड़ों रुपए। मैं अर्ज करता हूँ, बात यह है कि जब आपका पूरा जो ये प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, जो आपका थाने का कल्चर है, जो आपके सरमाए का खेल है, हर जगह पे मौत का रक्स कर रहा है ये सरमाया। और किधर गया शाहरुख और शाहजेब का केस? कहाँ गया? खत्म हो गया। एक नुमाइशी तौर पे हुक्मरान आते हैं, कितनी स्टोरीज हम रोज सुनाए आके यहाँ पे, कितनी कहानियां, और कितना हम यहाँ रोना धोना कर ले। होता क्या है? होता यह है कि आप जहां जाते हैं वहां आपका नोट चलता है, पैसा चलता है। तो ये ऐसे ही होगा अब, और ऐसा होता रहेगा जब तक ये हर चीज जो है यहाँ रियासत जो है वो कहेगी इंसाफ खरीदो। भाई खरीदना पड़ता है, पहले वकील हायर करो, फिर कागजात खरीदो, फिर इसी तरीके से जिस तरह इलाज, कोई मामला आप देख ले, इलाज आपको खरीदना है, नहीं तो आपको फौत हो जाना है। द ओनली टू ऑप्शन। तो लगता है इस तो केस ये है, ये मामला है। अब ये वो सिस्टम है जिसे हमने डिरेल नहीं होने देना, इसीलिए हमने मखलूत। देखें, चीजें जुड़ी हुई हैं, अलहदा नहीं है, जुड़ी हुई हैं। एक जुल्म का एक पूरा एलैबोरेट वेल डिफाइंड सिस्टम है, और जिसमें हम एक छोटी सी एक टोकनिज्म होता है, एक बंदा पकड़ा गया और मीडिया पे आ गया तो अंदर हो गया, नहीं तो वो भी बाहर हो। तो ये चल रहा है, हो रहा है। बहरहाल मैं तो काजी साहब के सही होंगे ख्यालात। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही शायद अब उन्हीं को नोटिस लेना पड़ेगा। उससे पहले भी वो जो दुबई से पकड़ के लाए थे वो उसको शाहजेब, उसको कत्ल केस में शाहरुख जतोई को, तो अभी ये गार्ड भी मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब भी इसमें इंटरवेंशन करेंगे। यही है वो वैक्यूम। अब मुझे बताना कि एक गार्ड को पकड़वाने के लिए अगर अपेक्स कोर्ट के चीफ जज जो हैं
उनको ये करना पड़े तो फिर नीचे क्या हालत है? देखिए बात यह है कि यही वो फिर हम क्या करेंगे? वो 180 मिलियन लोगों के मुल्क में जो जाहिर क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो फिर हम रोज उन्हें ही कहेंगे। सही। ये जो वैक्यूम है एग्जेक्टिव क्रिएट करती है, उसकी वजह से दूसरे इदारे बीच में उस वैक्यूम को फिल करते हैं, अगरचे वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इसलिए इत्मीनान रहता है, लोग उस बात को इसलिए टॉलरेट करते हैं कि जिन लोगों का ये काम है वो अपने उस फरीज़े को सरअंजाम नहीं देते। ये वजह है जिसकी वजह जो फिर इन तमाम अपनी जो हदूद को लोग क्रॉस करते हैं उसकी वजह बनती है। कैसा आपकी खबर? शाहजी, मैं कल ही मैं एक फिगर्स देख रहा था एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार में कि ये जो बिजली का हमारा मामला है, जो अब अगली गवर्नमेंट आएगी तो जो जुज़वी तौर पर वो लिखते हैं कि हमें फौरी तौर पे जो जुज़वी, कुल्ली हल नहीं है इसका, जुज़वी हल के लिए कुछ तकरीबन $10 बिलियन चाहिए। ये 1000 अरब रुपया बनता है, जिसमें आपका 700-800 अरब रुपये का सर्कुलर डेट है। और फिर वो ये फरमाते हैं आगे चल के कि इसको कुली तौर पे हल करने के लिए इससे दुगनी रकम दरकार होगी, गोया $30 बिलियन हो गए। अब ये मुझे बताएं कि हम जितने मैं अभी तक मंशूर देख चुका हूँ, कोई कहता है 3 साल में बिजली कर लेंगे, कोई कहता है 4 साल में बिजली कर लेंगे। मामला ये है कि अगर $5 बिलियन नहीं देता इस वक्त हमें IMF, जिसके लिए हमारे मशीर बराए खजाना गए थे और उन्होंने इंदिया दिया कि मिल जाएगा, वो हमने अदायगियों में देना है, वो हमने सूद की पेमेंट और पिछली अदायगियों में देना है और जो उन्होंने खाते में लिख लेना है। तो क्या कोई एलेबोरेट अभी कोई ऐसा बैठे हैं लोग बैठ के कि ये जो दुनिया पोस्ट इलेक्शन दुनिया, ये तो गुजर जाएगा ना, ये बुरा भला धमाके ये वो उसमें गुजर जाएगा और होगा भी और होना भी चाहिए और अल्लाह करे ना हो धमाके, लेकिन किसी को अंदाजा है कि वो चैलेंजेस क्या हैं और ये जो आप मंशूर जो ऊपर आप मखलूत हुकूमतों की बातें शुरू हो गई हैं, ये कोई नहीं बता रहा कि अगले बजट में क्या होगा। क्या फिर से अब अगर ये बोझ इस मैशियत का जो पीपल्स पार्टी की 5 साल इन बजटों में आवाम पे आपने बोझ डाला है, तो जिसे कहते हैं ना लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल वाला मामला होगा, अब फिर आके हम पे डालेंगे या क्या करेंगे? टैक्स नेट रोज 5 साल से हम सुन रहे हैं टैक्स नेट में इजाफा कर देंगे। कोई ये नहीं कहता कि भाई हम जो है ये इल गॉटन मनी है उसको एक्सप्रोप्रिएट करेंगे, या हम वेल्थ टैक्स लगाएंगे, या हम जो है कैपिटल गेन टैक्स। मैं विद इन सिस्टम बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर इन्होंने विद इन सिस्टम इसका हल तलाश ना किया ना तो फिर लोग सिस्टम को उड़ा देंगे। यही तारीख में होता रहा है। समी साहब, शाजिया आपने सियासत की भी बात की, बहुत सारे मुख्तलिफ हम भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया इन तमाम चीज़ों को एक बड़े अजीब अंदाज में पेश कर रहा है। एक हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर वो चला सके उसमें आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, नवाज शरीफ साहब के इमेज और पाकिस्तान की क्या हालत है। अगर प्रोड्यूसर साहब चला सकें उस इमेज को तो उनको ये देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान की किसी ने बनाई है तस्वीर और साथ में वो जो है ना बुल्ला नाचदा फिरे, उसको बुल्ले को मुल्ला से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक अच्छा, फिर ये इमरान खान साहब को दिखाया कि पूरे उन्होंने गले में वो सारे डाले हुए हैं जो लोग उनके साथ मिले हैं, लोटे उठाए हुए हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं, लेकिन माजी की फोर्सेस। तो वो एक तस्वीर जो है वो, अच्छा ये मुनाजरे का जो बात हुई थी, एक किसी तस्वीर पे उन्होंने मियां नवाज शरीफ का चेहरा लगा दिया कि पुलिस उठा के ले जा रही है ज़बरदस्ती कि चलो जाके मुनाजरा करो, और वो कह रहे हैं नहीं। और ये देखें, ये जो है ये पाकिस्तान के जो बच्चे फुटपाथ पर सो रहे हैं, ये है पाकिस्तान का डायलेमा, ये है पाकिस्तान का सारा इशू। सियासतदान अपनी उसमें मसरूफ़। और फिर ये हबीब जालिब साहब की एक नज़म जो उन्होंने कही, पोइट्री उनकी, जो मैं अगर आप इजाज़त दें तो पढ़कर सुना देता हूँ, जो हमने पहले उसका हमज़ा का भी कत्ल का जिक्र किया। और ये जो बच्चे वो है कि ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकम हैं, ना डरते हैं ना नादम हैं, ना लोगों के वो खादम हैं। हाँ है यहाँ ये कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरब का राज अच्छा है, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। ये है पाकिस्तान का अलमिया, दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान। और जो हमारे सियासतदान है, एक डिस्कनेक्ट नजर आता है, सिर्फ सियासतदानों में नहीं, जो टॉप एलीट है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनरल्स हैं, जिसमें हमारे जजेस हैं, सारे के सारे जो एलीट है वो आवाम से डिस्कनेक्ट है। मगर जाते जाते मुनव्वर ज़रीफ का जिक्र करते, जो आज के दिन एक लेजेंड, एक बहुत बड़े फनकार थे, और जिसके बाद हमने देखा कि एक जिस तरह एक हर फील्ड में हमने देखा कि कैतुर्रिजाल हमें नजर आया। मगर बहुत लोग आज भी अगर हम देखें स्क्रीन पे
तो हमें कोई उनका ऐसा डायलॉग जो आपको याद, बहुत कुछ हमें याद है, मतलब मगर मैं यहाँ से कैसे बयान कर पाऊंगा। मगर मुझे याद है डायलॉग उनका, वो अपनी माँ के पाँव को छूते हैं तो कहते हैं कि माँ मैं तो सुनिया सी कि माँ के पैरों थले जन्नत होंदी है, तेरे पैरों थले तो चुट्टी चुट्टी अपनी जुत्ती भी नहीं है। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत, यानी वो एक बहुत बड़ा नाम थे, और आज हम उनका जिक्र न करते तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रहता। जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नाम। और उनकी अच्छा, लोग बताते हैं कि जब वो आते थे तो जो उनके जो बहुत सारे डायलॉग हैं सेट पे वो खुद बोलते थे। अच्छा। और बिल्कुल एक्सटेम्परी वो बात। अच्छा, मैं एक्सटेम्परी तो करते थे, मुझे एक वाकया याद आ गया। मैं एक फीचर में कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, तो एक दोस्त से मिला तो कहते हैं कि वो और इलियास कश्मीरी इकट्ठे बैठा करते थे। अब इलियास कश्मीरी एक लहीम शहीम आदमी थे, तो वो बैठे आपस में ताश खेल रहे थे, तो एक नौकर आया, उसने बिस्तरा उठा रखा था, साथ ही इलियास कश्मीरी साहब के बड़े बड़े खुस्से पड़े थे। तो उसने पूछा, ए जी बिस्तरा कितने रखा, बिस्तरा कहाँ रखूँ? तो कहते हैं ताया जी खुस्से च रख दे। तो ये उनकी ऑफ दी जो, अच्छा, रंगीले के साथ उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी। रंगीले के साथ बड़ी मशहूर थी, और बहरहाल वो एक बहुत बड़े मज़ाही अदाकार थे। उसके बाद बहुत हमने देखा कि उनको नकल करके भी लोग बहुत ऊंचे गए जी, और यही वजह कि अपने काम की वजह से वो लोगों के दिलों में आज जिंदा हैं और हमेशा उन्हें जिंदा रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। समी साहब, काजी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।